हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे अपनी फ्री आंसर राइटिंग का एक अगला पड़ाव जो है सोशल जस्टिस। तो इस वीडियो में सोशल जस्टिस के जो हमें मेंस के आंसर्स आपको दिए थे उसको डिस्कस करने वाले, उनके मॉडल आंसर्स क्या होंगे, आप उनको कैसे लिखेंगे। तो पहली चीज, ये इनिशिएटिव या ये सिस्टम है क्या, तो आपको जाना है टेलीग्राम पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रैक्टिस ग्रुप पे, जहां पर आपको सर्च करना है। टेलीग्राम पे आईडी पे मिल जाएगा ये, जहां पर हर दिन आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड होते हैं। हमारे प्रोग्राम में अभी चल रहा है, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उसका आंसर लिखना है, सबमिट करना है और जो बेस्ट आंसर होंगे वो हम रिवील करेंगे। और साथ ही साथ आपको उसकी डिस्कशन भी शाम को देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको उसके ऊपर पूरा एक मॉडल आंसर भी देखने को मिलेगा। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रैक्टिस ग्रुप ये नाम है इस ग्रुप का, जहां आपको जाना है अंडरस्कोर प्रैक्टिस ग्रुप। यहां पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा जो इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन पहले टॉपिक के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल जस्टिस। तो यहां जो क्वेश्चन है पहले वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम सीक्स टू यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू फूड सिक्योरिटी अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज, एग्जामिन इट्स इफेक्टिवनेस इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन। यहां पर सिंपल सी बात है, वन नेशन वन राशन कार्ड की जब बात हो रही है तो इस स्कीम का क्या मोटिव है। What is the motive? The motive remains to create a scenario जहां पर जो लोग माइग्रेट करके अपने घरों से बाहर जा रहे हैं, वो दूसरे शहरों में दूसरे गांवों में काम कर रहे हैं, वहां उनके पास संसाधन नहीं है, वहां उनके पास वहां का आईडी नहीं है, तो वहां उनको जो पीडीएस शॉप्स हैं उनसे जो राशन मिलना चाहिए मिलेगा नहीं। और जबकि आपका मेन उद्देश्य यही है कि ऐसे लोग जिनको ये सुविधाएं आमतौर पे उपलब्ध नहीं है, जो अपना वाहन ठीक से नहीं कर पा रहे, उनको सहायता प्रदान करना। अब वो लोग काम की तलाश में दूसरे दूसरे जगहों पर जाएंगे, उनके पास वहां पर पीडीएस की सुविधा नहीं होगी, तो वो महंगा अनाज महंगा राशन खरीदेंगे, तो उनसे उनकी सेफ्टी कैसे होगी, उनकी फूड सिक्योरिटी का तो कोई एस्पेक्ट ही नहीं रहा। तो इसीलिए इस लिहाज से ये वन नेशन वन राशन कार्ड लॉन्च किया गया था, ताकि आप जो पीडीएस शॉप्स हैं उनके थ्रू जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, वो इंश्योर कर पाओ कि पूरे देश भर में वो सेम तरीके से हो सके, हर वर्ग हर समाज के लोग इसका फायदा उठा सके। तो ये एक डायमेंशन है जिसकी बात आप यहां कर सकते हो, जो बहुत रेलेवेंट है। तो इससे माइग्रेंट पॉपुलेशन को क्या फायदा होगा, तो क्या डायमेंशन आप इसमें सोच सकते हो। तो मेजरली अगर इस क्वेश्चन में देखो तो यहां पहली चीज जो आपको लिखनी होगी वो इंट्रो में आपको एक डेटा पॉइंट हमेशा चाहिए होता है। तो कितने माइग्रेंट है, तो माइग्रेंट एक होते हैं इंटरनेशनल जो बाहर जाते हैं, एक इंटरनल होते हैं जो भारत के अंदर ही रहते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य काम की तलाश में जाते हैं। तो उस हिसाब से लगभग 40 मिलियन भारत में इंटरनल माइग्रेंट्स हैं। और वो कई सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो कि मूव क्यों करते हैं, क्योंकि उनको काम की तलाश, रोजगार, वो सब के लिए बाहर जाना होता है। आपके अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो इंश्योर करता है कि सबके लिए आप भोजन मुहैया कराएंगे। तो वो पूर्ण तभी हो पाएगा जब उनको जहां भी वो है वहां पर वो सुविधाएं मिल सके। तो उस लिहाज से आप देखो तो जो कोशिश है वो ये है कि आप सबसे पहले जो वन नेशन वन राशन कार्ड है उसका इस्तेमाल करें। इसका फायदा क्या है, पहली बात, नेशनल लेबर मोबिलिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, यानी आपका लेबर जहां भी मूव करेगा, जिसको रिक्वायरमेंट है सपोर्ट सिस्टम की, वो मिलेंगी। जो आपका ई श्रम पोर्टल है वो उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो ई श्रम पोर्टल के थ्रू भी आपको जानकारी मिलेगी कौन सी लेबर की मूवमेंट कहाँ हो रही है, उनको जो मुहैया कराना आपको सामान आप मुहैया करा सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रैकिंग बेहतर कर पाएंगे, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी, और आप जो पिलफ्रेज है, जो फूड ग्रेन्स रास्ते में कहीं खो जाते हैं, उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। गोइंग बियॉन्ड दैट इट विल आल्सो इंश्योर दैट जो फैमिली स्प्लिट है ट्रांजैक्शन का, वो भी आप कर पाएंगे। परिवार के कुछ मेंबर्स अगर कहीं बाहर गए हैं, उनके मुकाबले आप स्प्लिट को बेहतर तरीके से मेंशन कर पाओगे। गोइंग बियॉन्ड दैट इट विल आल्सो प्रोवाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहां पर अगर कोई डिजास्टर आ गया, कोई अगर मिडिलमैन की डिपेंडेंसी है कि भाई आपको अनाज चाहिए, आप दूसरे राज्य में है, आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो आपको अनाज तो सस्ता चाहिए, कैसे मिलेगा, क्योंकि आपकी इनकम कम है। मिडिलमैन आता है, कहता है इतना कमीशन मुझे दो तभी आपको अनाज मुहैया करा दूंगा। इट्स अ बिग कंसर्न, सो इट हैज टू बी सॉर्टेड आउट। तो ओएनओआरसी जो है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये मिडिलमैन का रोल खत्म करता है। माइग्रेशन में टेक्नोलॉजी अडेप्शन आसान करेगा, ट्रैकिंग आसान करेगा, और इट विल इंश्योर दैट फैमिली का जो आपका स्प्लिट है वो भी क्लियर हो पाए, कहां पर कितने लोग रह रहे हैं। तो आप जो अगली योजना बनाओगे उस योजना के लिहाज से कहां पर आपको निवेश करना चाहिए, कहां आपको फोकस करना चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दैट डायमेंशन एज वेल। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड। सभी लोग ऑनलाइन नहीं है, सभी को पता नहीं श्रम पोर्टल के बारे में, सभी के पास मोबाइल यूज करने की क्षमता भी नहीं है।
प्लस इट विल ऑल्सो हैव एक्सक्लूजन एरर्स। एक्सक्लूजन एरर मतलब कई लोग इससे बाहर छूट जाएंगे क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होगी। अवेयरनेस होगी तो उनके पास डिजिटल कैपेसिटी नहीं है यूज करने की चीजों को, तो वो एक समस्या है। फिर उसके बाद स्टेट लेवल डिफरेंसेस हैं, जैसे असम में 109 शॉप्स जो है 38,000 में, केवल उनके पास ईपीओएस है जिसके तहत वो ऑनलाइन इसको चेक कर पाए। तो कैसे काम होगा एक ऐसे राज्य में जहां ऑलरेडी इतना वाइड स्प्रेड गैप है। कई जगह जो राज्य हैं वो ये नहीं चाहते कि वो अपना जो कोटे का अनाज है वो बाहर के राज्यों के लोगों को दे पाए, क्योंकि फिर उसके पॉलिटिकल मोटिव उनको फुलफिल नहीं हो रहे। वोट तो वहां करेंगे भाई, तो हम इनको क्यों सहायता करें। तो ये पॉलिटिकल मोटिव भी होता है। तो इन कारणों से आप देख सकते हो यहाँ लगातार ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। इट हैज टू बी सॉर्टेड आउट। अगर हम सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड, जब तक इन एरियाज को हम एक्सक्लूजन एरर को, डिजिटल डिवाइड को, लैक ऑफ अवेयरनेस को, आपकी ई जो पीडीएस शॉप्स है वो इक्विप्ड होनी चाहिए, वो जब तक नहीं करोगे तब तक आप इन चीजों का समाधान नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अगर सही में हेल्थ, लेबर और पब्लिक बेनिफिट को एक साथ पिरोना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरस्टेट डेटा कन्वर्जेंस करें, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें जो कि इंक्लूसिव हो ताकि हर वर्ग के लोग इसमें जुड़ सकें। आप बेनिफिशियरी आउटरीच करें और आप टोटल सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी पे काम करें ताकि बेहतर तरीके के साथ आप सबको सुविधाएं प्रदान कर सकें जिसकी बात आप कर रहे हैं। दैट इज हाउ यू शुड स्ट्रक्चर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं, which deals with reservation policies are meant to ensure equitable representation, but lapses in implementation can lead to reverse discrimination. Again, reservation policies are meant to ensure equitable representation, but lapses in implementation can lead to reverse discrimination. Examine how NCBC can evolve to ensure rightful access of benefits to genuine claimants. अब यहां बात हो रही है कैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज की वजह से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और कैसे इसको हम सुधार सकते हैं। पहली चीज इंट्रो में आप लिखोगे कि भाई क्या उद्देश्य रिजर्वेशन का, सोशल इक्वालिटी लेके आना, चीजों की बेहतरी करना। बट प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि बेनिफिशियरी जो है उसको फायदा पहुंचाने की बजाय कोई और ऐसा वर्ग जो ऑलरेडी ही सशक्त है, एम्पावर्ड है, वही उसका फायदा उठा रहे हैं। सो देयर इज अ कंसर्न जहां पर समवन हु इज ऑलरेडी वेल ऑफ is utilizing something which is supposed to be given to someone who is not empowered. Now, the problem which we witness here is that there is a creamy layer misuse. जहां पर अगर आप creamy layer करोगे सारा मलाई खा जाएंगे तो फिर how it will reach those people who are it is intended for. So it has to be find out that people who are in creamy layers are not availing the benefits which are not supposed to be provided to them. Similarly, there is inadequate verification which creates fake caste certificates. क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, हर्डल्स हैं, फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं एंड पीपल यूज दिस फेक कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड बाय दैट दे गेन एक्सेस टू रिसोर्सेज विच आर नॉट सपोज टू बी फॉर देम। देन बियॉन्ड दैट पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। जो फेक सर्टिफिकेट्स हैं लगातार रिव्यू नहीं होता कि कौन सी कास्ट ग्रुप्स कमजोर हैं। तो जो मजबूत कास्ट ग्रुप्स हैं जिनके पास बेहतर सुविधाएं हैं, दे कीप ऑन अटेनिंग बेनिफिट्स विच आर सपोज टू बी गिवन टू द पीपल हु आर इन लोअर हायरार्की और लेस एम्पावर्ड। तो वो हमें जैसे रोहिणी कमीशन ने बोला कि भाई आपको ये देखना चाहिए कि केवल 25% जो कास्ट है ओबीसी की वही 97% जो बेनिफिट्स है अवेल कर रही है। यू नीड सब कैटेगराइजेशन। बियॉन्ड दैट यू नीड पॉलिटिकल एक्सपेंशन। अगर वो नहीं करोगे तो पर्पस डिल्यूट हो जाएगा। लगातार आप एक्सपेंड करते जा रहे हो तो हर कोई पार्ट बन गया रिजर्वेशन का, तो फिर रिजर्वेशन रही कहाँ। और प्रॉब्लम ये भी है कि अक्सर इसकी वजह से सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट हो जाता है। अलग अलग वर्ग अलग अलग तरह से चीजों को देखने लगते हैं, विच क्रिएट्स अ सिनेरियो वेयर पीपल आर नॉट टुगेदर। और सोशल डिस्कोहेजन की वजह से ये जो समाज में एक रस्ता समरसता की हम बात करते हैं वो इंपैक्ट होती है। दैट्स अ बिग कंसर्न एज वेल। सो दीज आर द इश्यूज व्हिच वी कैन सी कि एनसीबीसी का कहना है कि भाई हमें इसको रिजॉल्व करना है। अब क्या कर सकते हैं वो? एनसीबीसी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कर सकती है वो राइटफुल जो लोग हैं उनको वेरीफाई कर सकती है। कास्ट वेरिफिकेशन का मेथड जो है और स्टेनोस होना चाहिए। आपको ओबीसी की बात कर रहे हैं तो उसमें सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। फेक जो सर्टिफिकेट्स उनको निरस्त करना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक जो अभी सेंसस तो 2027 में होने वाला है तो वहां पर आप बेहतर टारगेटिंग कर सकते हैं। गोइंग बियॉन्ड दैट यू नीड टू इंश्योर दैट यू फोकस ऑन ग्रीवांस रिड्रेसल एंड promote awareness among beneficiaries that you are the genuine claimants. You should be given this opportunity. You should be given this
बेनिफिट, एंड दैट इज ओनली व्हेन यू कैन से कि हाँ, जब आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तब आप कह सकते हो कि हाँ हम बेहतर स्थिति में, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन, अदरवाइज इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो ये ध्यान हमें यहाँ पर रखना ही रखना है, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर एवरीवन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका कंक्लूजन क्या होगा, तो व्हाट विल यू राइट देयर? तो कंक्लूजन हैज टू बी इन सच अ वे वेयर यू हाईलाइट द वे अहेड। तो यहाँ कंक्लूजन में क्या है कि सोशल इक्विटी आप इंश्योर कर सकते हो, और इसका मतलब नहीं रिजर्वेशन को खत्म कर दो, दिक्कतें हैं, it has to be streamlined, and those issues which are there has to be weeded out, and that's why NCBC is can play a very essential role in verifying, removing the exclusion and inclusion errors, so that we are in a बेटर सिचुएशन। तो यहाँ पर सवाल ये है कि मेंस 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा है ईडब्ल्यूएस और बाकी जगहों पर बहुत सारे ऐसे फेक सर्टिफिकेट्स बनाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन काफी प्रेवलेंट हो जाता है। सो आई होप यू एंश्योर दैट यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू रिमेंबर द की पॉइंट्स, जिसमें हम एक्सक्लूजन एरर को कम कर सकते हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट कैन डीबीटी रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ वेलफेयर सपोर्ट इन अ डाइवर्स एंड अनइक्वल सोसाइटी लाइक इंडिया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ वेलफेयर सपोर्ट को अनइक्वल सोसाइटी से रिप्लेस कर सकता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पहली बात क्या है? पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में। ट्रेडिशनल सपोर्ट मैकेनिज्म ये है कि आप मुफ्त में चावल दाल या सस्ती दरों पर चीजें मुहैया कराते हो, जिससे मार्केट भी डिस्टॉर्ट होता है, और आप इंश्योर नहीं कर पाते कि अगर उनके लिए कोई और पब्लिक इमरजेंसी है, वो कहीं और उस फंड का इस्तेमाल करना चाहें। डीबीटी में पिल्फरेज नहीं है, चोरी नहीं है, सीधा आपको उसका फायदा मिलता है, करप्शन कम होता है, वहां पर मिसगवर्नेंस के चांसेस कम होते हैं, टारगेटेड डिलीवरी होती है, और काफी यूटिलिटीज की ज्यादा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम फॉलो करते हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाट यू आर विटनेसिंग राइट नाउ, दैट डीबीटी हैज द कैपेसिटी टू रिप्लेस इट। तो कैसे इसने रिप्लेस किया है ऑलरेडी? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का एग्जाम्पल आप देख सकते हो पीएम किसान के साथ। टारगेटेड एफिशिएंसी की बात होती है, सब्सिडी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी आपकी गैस की सब्सिडी हो, पीएम किसान के अंदर जो योजना है उसके अंदर जो सब्सिडी हो, या जो रिलीफ के अंदर जो आपको पैसे मिलते हैं, वो सब आप डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ बेनिफिशियरी एन ऑप्शन टू मेक चॉइसेस अबाउट व्हाट ही नीड्स और शी नीड्स। ग्रेन परचेज के केस में भी हो सकता है कोई किसान की जमीन में कोई विशेष समस्या हो, तो उसके लिए वो एक अलग प्रकार के ग्रेन्स या कुछ और खरीदना चाहता हो, वो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट कैन बी डन ओनली इफ यू प्रोवाइड देम द मैकेनिज्म, दैट मैकेनिज्म कैन बी प्रोवाइडेड ओनली इफ यू गिव देम कैश। अगर आप उनको बीज दोगे तो मजबूरन उनको वही बीज यूज करनी पड़ेंगे जो बीज आमतौर पर यूज करते हैं। इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में आपको पीएम किसान, डीबीटी के अलावा जो जनधन योजना की हम बात करते हैं, हम जो सब्सिडी आती है, गैस सब्सिडी की बात कर लो, या जितनी भी आप स्कॉलरशिप्स की बात कर लो, तो वहाँ करप्शन कम होता है, कोई मिडलमैन नहीं होता है, डायरेक्ट आपको पैसा मिलता है। सो क्राइसिस रिलीफ जहाँ पर व्यक्तियों को जरूरत है पैसे की, सीधा मिल जाता है। पर प्रॉब्लम भी वहाँ यही है कि डिजिटल डिवाइड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रॉब्लम है। इन केस ऑफ अ क्राइसिस क्या वो बैंक तक एक्सेस कर पाएंगे? क्या डिजिटल अकाउंट उनका काम करेगा? क्या वो बैंक उनके घर के पास है? वहां पर भी आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर देख रहे हो, माइग्रेंट वर्कर्स के साथ समस्याएं हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बैरियर्स हैं, बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो अब देखें, अब ये इन काइंड सपोर्ट कई जगह बहुत एसेंशियल होता है, जैसे दवाइयां हैं, वो अगर आप मुहैया कराएं पैसे के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। दवाइयाँ खराब हो सकती है, उनको मेंटेन करना पड़ता है, अगर वो प्रोवाइड कर पाओ तो सही दवा आप दिन इस्तेमाल कर पाएंगे। कोविड-19 में हो गया, या फिर कई जगह आपको फूड मुहैया कराना आवश्यक है, क्योंकि आप पैसा दे दो तो तब भी, अगर सबके पास भी पैसा है तो होता है कभी कभी चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं कि लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो वहां पर उस चीज़ को भी समझना और बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं किया जाएगा तो इट विल क्रिएट अ फर्दर कंसर्न इन दैट वे। तो इसलिए डीबीटी उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम स्पीड, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको आगे जाके ले जा सकते हैं। फोर्थ वन, इक्विटी इन हेल्थ केयर रिमेन्स अ पर्सिस्टेंट चैलेंज इन इंडिया डिस्पाइट ग्रेजुअल इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग। एग्जामिन द इशू। हेल्थ केयर में इक्विटी, जब आप इंट्रो लिख रहे हो, आपको पहला ये लिखना पड़ेगा कि भाई कितना परसेंट आपका टोटल जीडीपी में एक्सपेंडिचर है, जीडीपी का कितना आपकी पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करती है, क्या अर्बन रूरल डिवाइड है, ताकि आप एक बेस सेट कर दो। रेस्ट यू कैन सी हियर। क्यों क्यों ऐसा चैलेंज बना हुआ है जबकि हमने इंक्रीज किया है पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को? तो पहली बात, कितनी हेल्थ स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है? 29% से 48 इंक्रीज हुई है, पहली बात तो यहाँ। लेकिन इसके बावजूद इक्विटी नहीं है, क्यों? क्योंकि 74% जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में है। रूरल एरियाज में से बिहार जैसे एरिया में केवल प्रति 10,000 0.3 डॉक्टर्स अवेलेबल है, विच शोज द स्टार्क डिविजन। सो जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो इंट्रो में यू कैन शोकेस हाउ मच इज बीइंग स्पेंट, स्पेंट कैसे इंक्रीज हुआ, डिस्पाइट ऑफ दैट देयर इज अ डिवाइड। सो देयर इज
अर्बन रूरल डिवाइड, डिवाइड विद इन इंडिया, रीजनली, सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स यू हैव टू मेंशन योर आंसर्स, ताकि आप बता सकें कि क्या सिचुएशन अभी देश भर में है। अगर हम बात करें इक्विटी की, तो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, पॉकेट ऑफ हाई पॉकेट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, 7% आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती है, 50% से ज्यादा एक्सपेंसेस जो है वो जेब से होता है, ऑलमोस्ट 64% जो एक्सपेंसेस हैं वो आदमी अपनी जेब से करता है, उसको कोई कवरेज नहीं मिलती। अगर कवरेज मिल ही नहीं रही है, आदमी अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो जो पैसा सेविंग में रखता या एजुकेशन पे खर्च करता है, कंजम्पशन के लिए खर्च करता, वो पैसा खर्च हो रहा है किस चीज के लिए? वो पैसा खर्च हो रहा है, बताइए, वो पैसा खर्च हो रहा है दवा के लिए। तो अगर हेल्थ कवरेज मिलती, इंश्योरेंस मिलता, तो बेहतरी होती। हालांकि आयुष्मान भारत योजना शुरू हो चुकी है जहां लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, पर फिर भी अभी कवरेज बहुत कम है। वर्कफोर्स की शॉर्टेज बहुत बड़ी है, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ऑलरेडी बहुत बुरी हालत है, स्पेशलिस्ट सेंटर्स तो है ही नहीं। तो इसलिए आपको लगभग 80% जो शॉर्टफॉल है स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स ही नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, आशा वर्कर्स हैं तो वो ट्रेन नहीं है, उनकी संख्या भी कम है, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पर स्पेंडिंग एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, यूनिवर्सल कवरेज बढ़ाना पड़ेगा इंक्लूजन के साथ, एंड देन यू हैव टू बिल्ड लोकल हेल्थ केयर वर्कफोर्स अलॉन्ग विद यू हैव टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड। ये आप करते हैं तभी जाकर आप बेहतर स्थिति में पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो सोल्यूशन है कि आप उनको ई डायग्नोस्टिक्स तो नहीं कर सकते, कम से कम आप जो ई कंसल्टेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए भी बहुत आवश्यक है कि कम से कम आप पहले वहां पर कोई टेक्नोलॉजी पहुंचाए। अगर टेक्नोलॉजी है ही नहीं तो डॉक्टर्स वहां कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। इन दैट सिनेरियो यू कैन नॉट इमेजिन हैविंग अ सिस्टम वेयर यू कैन रिजॉल्व दीज इश्यूज। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, डिस्काइट द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स, significant gaps remain in the legal and economic empowerment of transgender individuals in India. What measures are necessary to enhance their legal recognition and economic inclusion? अब ये चीजें कैसे होंगी, इन चीजों को इंश्योर कैसे किया जाएगा? इसको इंश्योर करने के लिए पहली चीज आपको करनी है कि आप यहाँ पे देखेंगे क्या गैप्स हैं, क्या रिफॉर्म्स उनके लिए जा सकते हैं, और क्या इकोनॉमिक मेजर्स हैं जिनकी वजह से उनका भला हो सकता है। क्वेश्चन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंट्रो यू हैव टू टॉक अबाउट which act or if is there any act which supports transgenders. So we know that there is a Transgender Protection Act जो 2019 में आया, इनको लीगल रिकॉग्निशन देता है, लेकिन अभी तक उनको सिस्टमैटिक इकोनॉमिक, लीगल और सोशल इश्यूज झेलने पड़ते हैं। सो वी नीड टू टेक फर्दर स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर पार्टिसिपेशन, देयर डिग्निटी, देयर इक्वालिटी डजंट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आप पहले पोर्शन में आते हो, सो यू हैव टू फोकस ऑन सम एरियाज लाइक व्हाट आर द गैप्स। देयर इज जेंडर सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, यानी 2019 एक्ट के तहत कई राज्य अभी तक जो सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको ट्रांसजेंडर्स के रूप में जो पहले मान्यता मिलती है वही नहीं मिल पाएगी, बिकॉज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ गेटिंग सर्टिफाइड। सो इफ सर्टिफिकेशन इज अ प्रॉब्लम, हाउ विल यू रीच देयर? देन देयर इज सोशल स्टिग्मा। 90% ट्रांसजेंडर जो है उनको जॉब्स नहीं मिलती, 57% जो है वो अपने फैमिलीज में एक्सेप्ट नहीं किए जाते, इसी कारण उनको दोबारा या तो भीख मांगनी पड़ती है, किसी और काम में संलिप्त हो जाते हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है, 6% ही इंडिविजुअल जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। लीगल प्रोटेक्शन भी कम है, ट्रांसफोबिक हेट क्राइम्स है, लेकिन वहां पर भी उनके पास कोई लीगल ऐसा मेजर नहीं है जिनको खुल के सपोर्ट कर सके। सो दैट्स अ बिग कंसर्न व्हिच यू आर विटनेसिंग। इसको सुधारें कैसे? सुधारने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने जेंडर आइडेंटिटी को, सर्टिफिकेशन को बेहतर आसान करना पड़ेगा। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन आना चाहिए। फिर स्ट्रेंथन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, आपको आईपीसी को अमेंड करना पड़ेगा, जिससे तमिल ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया गया ताकि जो लीगल रिफॉर्म्स हैं उनको पहचाना जा सके, जो करने की जरूरत है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप प्रायोरिटाइज कर सको, उसको सॉल्व कर सको। देन आपको लीगल एड देने की जरूरत है और जुडिशरी को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। अगर आप जुडिशरी को सेंसिटाइज नहीं करोगे, लीगल एड प्रोवाइड नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो ही नहीं पाएगी। देन यू हैव टू फोकस ऑन ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी इन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कि आपके जितने भी पैन कार्ड हैं, बैंक के कार्ड्स हैं, यहाँ ये इंश्योर कर लो कि अगर ट्रांसजेंडर है तो वो उनकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाए।
ताकि उनको सर्टिफिकेशन के लिए बार बार कहीं और न जाना पड़े। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो यू विल क्रिएट अ मोर सिंपल स्ट्रक्चर फॉर देम। इवेंचुअली व्हाट मेजर्स आर नीडेड फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन, पहले जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप, बीइंग पार्ट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस टू क्रेडिट, ये कुछ इलाके हैं जिन पे आप पहले फोकस करते हो। तो पहली चीज आप कर सकते हो जॉब रिजर्वेशन, जैसे कर्नाटका ने पहला स्टेट बना जिसने 1% रिजर्वेशन की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज वन सच कम्युनिटी व्हिच इज एट द मार्जिन्स, सो मार्जिनलाइज्ड है, यू कैन प्रोटेक्ट देम। देन यू हैव कैन डू टारगेटेड स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स, सतरंगी संकल्प जैसे आप और इनिशिएटिव ले सकते हो ट्रांसजेंडर्स को ध्यान में रखते हुए। आप क्रेडिट एक्सेस को फैसिलिटेट करो ताकि वो मुद्रा और स्टैंड अप योजना के द्वारा उनको प्रायोरिटाइज करके बेहतर क्रेडिट मिल सके, ताकि वो और एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने लिए जनरेट कर सके, और उससे कम्युनिटी को एक लीडरशिप भी मिलेगी, काफी वर्ग के लोग सामने आएंगे। सो इट विल बी much more beneficial for them as for us as a society as well, which should be our target. Then you have to focus on welfare, pensions, cash transfers and develop shelter homes. अब मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है इसलिए I am bit not my usual self, so apologies for that. I hope you guys understand. Then गरिमा गृह सेंटर्स बनाने की बात की गई है, तो इसलिए ये दिक्कतें जो है इनको रिजॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। But what I would like to tell you here is that when you are dealing with any such question, it is very essential that different parts are structurally broken down, और उन पार्ट्स को आप समझो, उनको डिस्कस करो, कि की पॉइंट्स को हाईलाइट करो, तभी जाकर आप बेहतर तरीके से इसको आंसर कर पाओगे। ठीक है। नाउ assess the effectiveness of National Commission for Women in addressing challenges faced by women in both public and private domain. अब देखिए, हमने एनसीबीसी की बात की, यहाँ एनसीडब्ल्यू की बात हो रही है। जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं दैट यू आर कवरिंग इन पॉलिटी सेक्शन, वहां पर और गवर्नेंस में भी उसको ही, उसके जो की इनिशिएटिव्स हैं उनमें सुधार के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं, दोज आर थिंग्स यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड राइट इन सर्टेन आंसर्स। फॉर एग्जांपल ऑन दिस वन, आपको नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने क्या काम किया पब्लिक डोमेन में, पहले उसकी बात करनी है। देन व्हाट आर द बिगर चैलेंजेस। सो द प्रॉब्लम इज इनकी इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिविटी बहुत कम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी बहुत कम है, दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दे शुड हैव बीन, दे आर नॉट, फर्स्ट थिंग, आर दे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बताइए कमेंट में क्या वो है। इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, which type of body it is, tell me in the comment box. Going beyond now, let's look at a thing that it is called as effectiveness क्या है इनकी पब्लिक डोमेन में। पहले आपको वर्कप्लेस हरासमेंट को पर्टिकुलेट करने के लिए, टारगेट करने के लिए पॉश एक्ट के जो कंप्लायंस है उसको एनफोर्स किया, ऑनलाइन जेंडर बेस्ड हरासमेंट में जो डिजिटल सेफ्टी बढ़ाने के ऊपर फोकस किया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अर्बन सेफ्टी फॉर वुमेन, इसके ऊपर कोशिश की। प्राइवेट में देखिए तो डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी हरासमेंट केस, ऑनर बेस्ड वायलेंस, विक्टिम्स की डिग्निटी प्रोटेक्ट करना, मैरिटल रेप की डिबेट में जो वुमेन प्रोटेक्शन है उसको आगे रखना, ये कुछ कदम है जो उठाए गए। इन्होंने एक पूरा इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव इसके ऊपर रखा था, ऑनर किलिंग को लेकर एक इंक्वायरी इनिशिएट की थी, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में खुल के नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन सामने भी आया है। बट देन देयर रिमेन सर्टेन इश्यूज विद दिस। व्हाट आर द इश्यूज? द इश्यूज रिमेन प्राइमरली that NCW जो initiatives लेता है they are not always as effective as they should have been। क्यों? क्योंकि इनके पास एनफोर्समेंट की पावर नहीं है। ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जिसके पास कासी जुडिशियल अथॉरिटी है, यानी इनके पास जरा एबिलिटी नहीं है कि वो इंश्योर कर पाए कि भाई जो ये कह रहे हैं या जो स्टेप्स इन्होंने रिकमेंड किए वो पूरे हो सके। दैट्स अ बिग कंसर्न। देन रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बहुत स्लो है, वुमेन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन स्लो है, इंस्टीट्यूशनल फोकस कम है मार्जिनाइज्ड वुमेन का, और रिसोर्स और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी लगातार बने हुए हैं। देन देयर इज अर्बन सेंट्रिक आउटरीच, अप्रोच भी इनकी आउटरीच भी अर्बन सेंट्रिक है। जो रूरल वुमेन है उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी पर ये कोई ध्यान नहीं दे रहे। सो दैट हैज टू बी पॉइंटेड आउट, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, अदरवाइज इट कैन नॉट बी सॉर्टेड आउट। ठीक है। So it plays a pivotal role in safeguarding women right and empowered and effective institution for ensuring justice and dignity for all women. That's a very essential role they had to play. Now, last question. Despite strong policy intent and initiatives such as Nipun Bharat, foundation learning outcomes remain inadequate. Discuss the key factor responsible for this gap and suggest measures. जब हम निपुण भारत की बात करते हैं, पहली बात, भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए, निपुण भारत, दीक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके बावजूद इंप्लीमेंटेशन में कमी आ रही है। उसके पीछे रीजन क्या है?
एक तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम्स है, डिजिटल डिवाइड है, और ये सब आपको पता कैसे चलता है? ASER की रिपोर्ट आती है जो बताती है कि आपके पास रीडिंग प्रोफिशिएंसी कम है, न्यूमरेसी स्किल लोगों के अंदर कम है, पेंडेमिक की लर्निंग जो है वहां पर आपको बहुत सारा लॉस हुआ, बहुत सारे स्टेट में वेरिएशन है। चंडीगढ़ को आप दिल्ली से कंपेयर करो, लेकिन चंडीगढ़ को आप बिहार के किसी शहर से कंपेयर करो, यू विल सी अ लार्ज एंड वास्ट गैप। ASER की रिपोर्ट कहती है केवल 23% क्लास 3 के बच्चे जो है वो ग्रेड 2 का टेक्स्ट पढ़ पाते हैं, जो 2022 में 16% थी। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, बट शोज दैट लेस देन 25%। न्यूमरेसी स्किल्स बहुत बुरी है, केवल 3 बच्चे जो हैं क्लास 3 एबल के, जो केवल 33% बच्चे हैं वो घटा कर पाए, सब्सट्रैक्शन कर पाए। पेंडेमिक एरा में लॉस हुआ लर्निंग का, आपके पास इंटरस्टेट वेरिएशन है। तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह आपको और मुझे सबको पता है। पहला, एक, आपके पास टीचर्स ढंग के नहीं है, दूसरे उनके नंबर्स कम है, तीसरा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, करिकुलम बेहतर नहीं है, देयर इज अ डिजिटल डिवाइड, देन देयर इज लैंग्वेज मिसमैच। तो उन सभी चीजों को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा अपने आंसर्स में विद सम डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स यहां पर आपको मिल ही रहे हैं। अर्ली ग्रेड एजुकेटर्स के लिए टीचर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत ज्यादा है, डिजिटल डिवाइड है, जो ई लर्निंग मॉड्यूल्स है निपुण भारत के अंदर वो कई लोगों को एक्सेसिबल ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं उनके पास, प्लस असेसमेंट नहीं है, मॉनिटरिंग की डेफिसिट है, लैंग्वेज मिसमैच है। खाका कमेटी ने बोला था जो ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं उनको तो स्टडी मटेरियल मिलता ही नहीं उनकी मातृभाषा में। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बदलाव किया गया, इसको जोड़ा गया कि उनको उनकी भाषा में चीजें मुहैया कराई जाए। अगर वो होती है तो वो बेहतर स्थिति में होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत में भी ये बदलाव आवश्यक है। देन यू नीड टू फोकस ऑन क्लासरूम लेवल, जो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी का काम है उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो आपको निष्ठा को और ज्यादा अपस्केल करना पड़ेगा, टीचर की ट्रेनिंग बेहतर करनी पड़ेगी ताकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेडागॉजी आप कर सको, आप प्ले बेस्ड पेडागॉजी पे काम कर सको, जिससे वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस कर पाए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, देन यू कैन ऑलवेज फॉलो ऑन क्लासरूम लेड असेसमेंट, CSR, कम्युनिटी एंगेजमेंट। तभी जाकर हम फाउंडेशन लिंग्विस्टिक न्यूमरिस्ट जो और न्यूमरिस्टिक हमारी जो कैपेसिटी है वो बेहतर हो पाएगी। नंबर्स को लेकर जो हमारी न्यूमेरिकल हमारी लिटरेसी है वो हो, फाउंडेशन लिटरेसी हो, उसको बढ़ाना हो, तो हमें निपुण भारत को और ज्यादा कई डायमेंशन में उसको एक्सटेंड करके बेहतर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। इसको आपको पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा, नए अप्रोचेस अडैप्ट करने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं करते हैं देन यू विल नेवर बी रीचिंग अ लेवल जहां पर आप इन चीजों को रिजॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये जो की पॉइंटर्स है वो हमने थोड़ा डिस्कस कर लिए, क्या इसके फॉर्मेटिंग वाले क्वेश्चंस होने चाहिए थे। नाउ जस्ट टू इंश्योर दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, राइट आंसर्स प्लस रिव्यू देम प्रॉपर्ली। इफ यू रिव्यू देम प्रॉपर्ली देन यू विल बी इन अ सिचुएशन जहां पर आप बेहतर स्थिति में हो पाओगे। यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द हेल्प यू नीड। आप इसको स्कैन करिए, PWOnlyICE_ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप पे जाइए, वहां पर आपको कंटेंट मिलता है, आंसर क्वेश्चंस मिलते हैं, उनके आंसर्स मिलते हैं। यूट्यूब पे शाम को उसके ऊपर डिस्कशन होती है। दैट्स अ वे जिसके आप मोटिवेटेड भी रहेंगे टू राइट द आंसर्स। सो दैट वाज टुडेज डिस्कशन। आई होप यू वुड हैव गेन सम नॉलेज फ्रॉम इट। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। हैव अ नाइस डे।